Welcome to Daily Current Affair. Today is 7th of March 2023. The question is Mumbai's famous vada pav ranked dash dash in the list of the best sandwiches in the world. ठीक है, तो एक लिस्ट जारी हुई है बेस्ट सैंडविचेस किस कंट्री का है और कौन सा है, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें जो मुंबई का फेमस वड़ा पाव है, ठीक है, उसका रैंक आया है 13th, तो 13वें नंबर पे आया है कौन, वड़ा पाव, और इंडिया में ये पहले नंबर पे है। ठीक है, द लिस्ट किसने पब्लिश की है, टेस्ट एटलस नाम की एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है ये वाली क्या है, ये वाली लिस्ट इन्होंने जारी की है। ठीक है, तो ये क्रोएशिया की ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैवल गाइड वेबसाइट है। ठीक है, उसका नाम है टेस्ट एटलस। उन्होंने ये जो लिस्ट है ये जारी की है। इसमें पहला नंबर जो आया हुआ है टर्की की जो टोम्बिक सैंडविच है उसका पहला नंबर आया है। दूसरा नंबर पेरू की जो बुटीफारा सैंडविच है उसका आया है। थर्ड नंबर आया है अर्जेंटीना का डे लोमो सैंडविच। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे ये है। और इंडिया का जो वड़ा पाव है दैट इज़ 13वां नंबर है। ठीक है, अब वड़ा पाव के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये जो वड़ा पाव है ये 1960s और 70s के बीच में एक स्ट्रीट वेंडर थे जिनका नाम है अशोक वैद्य। उन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था, जो कि दादरा रेलवे स्टेशन पे एक क्या थे, एक स्ट्रीट वेंडर्स थे। ठीक है, इनके अंडर काफ़ी लोग काम करते थे। ठीक है, तो जो इनके अंदर के लोग भी काम करते थे और ये स्ट्रीट वेंडर भी थे, मतलब कि स्ट्रीट में ये कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो बनाया करते थे। ठीक है, ये जो है वड़ा पाव भी बनाया करते थे। ठीक है, और ये जो वड़ा पाव है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, किसके लिए, जो स्टार्विंग जो वर्कर्स होते थे, ठीक है, जो छोटे मोटे काम करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगती थी, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उनकी भूख मिटाने के लिए। पोर्टेबल भी था, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले भी जा सकते थे, और ये काफ़ी सस्ता भी था और बहुत ही इजी था इसको प्रिपेयर करना। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो अशोक वैद्य ने रखा था वड़ा पाव। तो वड़ा पाव कौन से नंबर पे आया है सैंडविच, दैट इज़ बेस्ट सैंडविच में की लिस्ट में ये 13वें नंबर पे आया है। ठीक है, तो डैश डैश बिकेम्स द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज़ ए माऊगंज। ठीक है, जो माऊगंज है वो 53rd क्या बनी है, 53rd डिस्ट्रिक्ट बनी है। ठीक है, किसकी, मध्य प्रदेश की। आज तक जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी वो थी 52, और अभी जो बनेगी वो बनेगी माऊगंज, जो कि 53rd डिस्ट्रिक्ट बनेगी मध्य प्रदेश की। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो तहसील माऊगंज है रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आजकल जो है वो तहसील है माऊगंज। ठीक है, किसके अंदर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, इसको रेवा डिस्ट्रिक्ट से अलग करेंगे माऊगंज को, और इसको बनाएंगे हम डिस्ट्रिक्ट। तो ये 53rd डिस्ट्रिक्ट बनेगी स्टेट की। ठीक है, जो माऊगंज डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश के साथ ये जो है क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है। इसमें 4 तहसीलें होंगी, एक माऊगंज, एक हनुमाना, एक नाईगढ़ी और एक देवतालाब। ठीक है, तो ये 4 इसमें क्या बनेंगे, तहसील बनेगी, और इसमें जो पॉपुलेशन होगी 6 लाख से ज़्यादा जो इसमें पॉपुलेशन भी होगी। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उनको जानते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया दूसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है कौन, मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे राजस्थान सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश इन टर्म ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, तो अभी इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है पूरी की पूरी कंट्री में। ठीक है, 25.14% ऑफ इट्स एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। ये काफ़ी ऐसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ में ऐसे इनको पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इसके गवर्नर कौन है, मंगूभाई पटेल है। चीफ मिनिस्टर आपको पता है शिवराज सिंह चौहान है, और कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल। Who won संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 years बाय डिफीटिंग मेघालय। तो मेघालय पहली बार संतोष ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। अब तो संतोष ट्रॉफी आपने याद रखना है, इट इज़ एसोसिएटेड विद फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल में ये एसोसिएटेड है, नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप है। नेशनल लेवल की मतलब कि जितने हमारे पास इंडिया की स्टेट्स हैं ना वो सारी की सारी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये नेशनल लेवल की ट्रॉफी होती है। ठीक है, गेम होती है, चैम्पियनशिप होती है जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी। इसमें मेघालय जो वो पहली बार जो है फाइनल में पहुंचे थे, बट इनको किसने हराया है,
कर्नाटका ने इनको फाइनल में हराया। ठीक है, कर्नाटका ने जीता है संतोष ट्रॉफी का फाइनल। कौन सी बार? 54 ईयर्स के बाद इन्होंने कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी जीती है और इन्होंने मेघालय को 3-2 से हराया। ठीक है, मेघालय इसमें पहली बार जो फाइनल में पहुंची थी और इसका जो फाइनल हुआ था वो रियाद में हुआ था। किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम जो सऊदी अरेबिया में है, इनकी कैपिटल रियाद के अंदर, वहाँ पे जो है इनका फाइनल हुआ 5 मार्च को। और मेघालय टीम जो है पहली बार कब पहुंची थी? फाइनल में पहुंची थी। अब संतोष ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। संतोष ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी? 1941-42 में, आज़ादी से पहले ये स्टार्ट होगी थी इसका फर्स्ट एडिशन। और पहले एडिशन के जो विनर थे वो थे बंगाल। ठीक है, रनर अप कौन था? दिल्ली। और सबसे ज़्यादा बार जो संतोष ट्रॉफी जीती है वो जीती है बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल 32 टाइम्स। और दूसरे नंबर पे है पंजाब जिन्होंने 8 बार इसको जीता है। According to International Labour Organization and UNICEF report, how many Indian states have been implemented by PM Care for Children? आपको पता है कि जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। उनके जो ऑर्फन जो बच्चे थे जिनके माता पिता की जो है डेथ हो गई थी, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? ऑर्फन हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये PM केयर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ये स्कीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम उनको पैसे देंगे। जो ऑर्फन बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उनके लिए क्या देंगे? पैसे देते। अनाथ बच्चे होंगे उनके लिए पैसे देंगे, उनके लिए एजुकेशन के लिए खर्चा करेंगे। तो ये सारा का सारा काम जो है इस PM केयर फॉर चिल्ड्रन में होना था। ठीक है, तो अभी ILO और यूनिसेफ की रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया की जो 31 स्टेट्स हैं वहाँ पे PM केयर फॉर चिल्ड्रन जो है वो इम्प्लीमेंटेड जो है वो हो गई है। ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गई है। तो ILO यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है। सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन सेड दैट 31 मतलब कि 31 जो इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। अब आपको पता, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास 31 स्टेट्स तो है ही नहीं, 28 स्टेट्स और हमारे पास 8 UTs हैं। तो ये UTs को भी ऐड करके इन्होंने स्टेट ही मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 31 है। ठीक है, तो जो PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, जो 10,793 जो फुल ऑर्फन्स थे, मतलब कि जो चिल्ड्रन जिनके लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स, जो माता पिता जिनकी डेथ हो गई थी कोरोना के टाइम में, 10,793 इस तरह के हैं। 1,51,322 इस तरह के हैं जो हाफ ऑर्फन है, मतलब कि या तो उनकी माता की डेथ हुई है या उनके पिता की डेथ हुई है। तो इन सब को क्या होगा? इस स्कीम का फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी तक ओनली 4,302 चिल्ड्रन को ही इस तरह की जो PM केयर फॉर चिल्ड्रन, इस तरह की सपोर्ट जो है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंडर ही मिली है, ये मानना है ILO यूनिसेफ की रिपोर्ट का। ठीक है, तो बेनिफिट्स फॉर द PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो 2020 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, उसमें क्या क्या चीज़ें थी? ठीक है, सबसे पहले तो ये बात थी कि मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो लगाया है, आपने इसको देखना है। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट स्टैंड्स विद द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, जिनके माता पिता जो है कोविड-19 के टाइम जो इनकी डेथ हुई है। ठीक है, जैसे ही मंथली जो चिल्ड्रन है उनको मंथली स्टाइफंड मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा जो है वो उनकी उम्र हो जाएगी। ठीक है, और 10 लाख वैन दे टर्न टू द 23, और जब वो 23 साल के हो जाएंगे तब उनको 10 लाख रुपए मिलेगा। उनके लिए फ्री एजुकेशन है। ठीक है, फ्री एजुकेशन टू एंश्योर द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन विल बी असिस्टेड टू गेट द एजुकेशन लोन। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए उनको एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड PM केयर विल पे द इंटरेस्ट लोन, जो इंटरेस्ट लगेगा ना लोन के ऊपर, वो सारा का सारा PM केयर जो है वो चुकाएगा। ठीक है, द चिल्ड्रन विल गेट फ्री हेल्थ, जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है फ्री 5 लाख रुपए का, वो आयुष्मान भारत के अंदर जो है उनको मिलेगा जब वो 18 साल के होंगे। एंड प्रीमियम विल बी पेड बाय द PM केयर्स। आपको पता है कि आयुष्मान भारत का जो प्रीमियम है वो लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए इनको भी फ्री रखा हुआ है कि इस तरह के जो लोग हैं जिनके कोरोना में माता पिता की डेथ हुई है उनको, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन के लिए, जो कि किन के लिए हैं? जो आप देख लो कि जो कोविड के टाइम में जिनके माता पिता की डेथ हुई है उन चिल्ड्रन के लिए ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई थी।
हु विंस 2023 पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दैट इज ए विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला जी को कौन सा अवार्ड मिला है, दैट इज पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर। तो ये क्या थे, ये एक राइटर हैं। ठीक है, ये राइटर है विनोद कुमार शुक्ला। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, जैसे नौकर की कमीज 1979, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992। तो इस तरह की इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, उनको तो इसी के लिए इनको ये अवार्ड जो है ये दिया गया है। तो जो पैन नाबोकोव है, ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनली, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाबोकोव जो ये विनोद कुमार शुक्ला थे, इन्होंने ये हिंदी में लिखी थी, हिंदी या जो किसी भी लैंग्वेज में लिखी होंगी। फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। उसके बाद इसको वर्ल्ड के जो लोग हैं, इंटरनेशनल लोग हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर ये देखते हैं कि क्वालिटी अच्छी है कैसी है, तो उस हिसाब से ये इंटरनेशनल जो ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले 2016 में दिया गया था। पैन अमेरिका नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस व्लादिमीर नाबोकोव की जो लिटरेरी फाउंडेशन है, इन दोनों के साथ मिलके इन्होंने ये जो है अवार्ड देना स्टार्ट किया है, जिसका नाम है पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि इस बार मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है, सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, इसको कन्वर्ट किया हो इंग्लिश में, उनको दिया जाता है। दूसरा, लिविंग ऑथर होना चाहिए। लिविंग मतलब कि जो जिंदा हो। ठीक है, मतलब कि जो मरणोपरांत है, ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट इन फिक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, पोइट्री में होनी चाहिए, या ड्रामा लिखा होना चाहिए, या मतलब किसी भी तरह का जो भी लिटरेचर वर्क है उसमें जो जिसकी जितनी ज़्यादा एनहांसमेंट है, जितनी ज़्यादा उनकी क्वालिटी है, उस हिसाब से जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें एक कैश प्राइज़ भी दिया जाता है $50,000 का। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस लाडली बहना स्कीम। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अब 6-7 महीनों बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तो सरकारें तो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उन्होंने किया है कि लाडली बहना स्कीम है वो लॉन्च कर दी है। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इन्होंने 1000 रुपीज़ जो है पर मंथ देंगे, किसको, वीमेंस को, जितनी भी फीमेल्स हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ जो है वो हर मंथ देंगे ये। और जिनकी एज 23 से लेकर 60 साल की जो फीमेल्स हैं, उनको सबको ये 1000 रुपये जो वो देंगे पर मंथ के हिसाब से। तो ये किसने बोला है, ये चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बोला है। कहाँ पे ये जनसभा हुई थी, भोपाल के जम्बोरी मैदान में ये जनसभा हुई थी। ठीक है, और इस स्कीम के अंतर्गत क्या है, आपको पता है कि जो वीमेंस हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो रहती है। ठीक है, इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, उनको और मर्दों के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो है 1000 रुपये वो पर मंथ के हिसाब से देंगे। जो भी वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं 23 से 60 साल के बीच में, उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे 15 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में। और 10 जून के बाद जो है ये जो स्कीम, ये जो पैसे हैं 1000 रुपये पर मंथ, ये फीमेल्स को दिए जाएंगे। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है वो स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितनी भी वीमेंस हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है रूरल वाटर को बचाने के लिए, पीने के पानी को बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, सैनिटेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई करने के लिए, उन वीमेंस को इसमें ऑनर किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। और ये सम्मान दिया जाएगा बाय द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की। और इसी फंक्शन के दौरान कैच द रेन अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया। बाय जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान 2023 भी जो है इसी में स्टार्ट किया गया। ठीक है, किसने, तो आपको पता है कि जो कैच द रेन अवार्ड अभियान है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि अभी गर्मी आने वाली है, पानी की कमी बहुत होने वाली है, पीने के पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है इंडिया में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कैच द रेन, मतलब कि जब बारिश होगी तो वहाँ का पानी हमने बचा के रखना है, उसको एक जगह पे कंजर्व करके रखना है, रोक के रखना है, ताकि हम उसको अपनी पीने के लिए भी यूज़ कर सकें। ठीक है, और पीने के लिए और आपका एग्रीकल्चर में भी उसको हम यूज़
यूज़ कर सकते हैं। तो इसी का नाम है कैच द रेन अभियान, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो प्रेजेंटेड फर्स्ट कॉपी ऑफ द स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति, मतलब कि ये कंपटीशन था, एक तरह का स्टोरी लिखनी थी, ठीक है। और इस स्टोरी की थीम थी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये एडिशनल आपके पास इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो 2023 का है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है, ठीक है। और क्यों किया है? ताकि रूरल वाटर के जो कंजर्वेशन है, रूरल वाटर का पीने का पानी जो कंजर्वेशन हो रही है उसको बचाना है, और सैनिटेशन मतलब कि पानी को साफ़ रखना है। तो इस तरह की वुमेन्स को क्या करना है? ऑनर करना है। और दूसरा आपने याद रखना है कैच द रेन अभियान का मतलब क्या है। NADA एंड NCERT, ठीक है। NADA जो हमारे पास एक एजेंसी है एंड NCERT जो एजेंसी है, ये दोनों आपस में इकट्ठे हुए इन्होंने टाई अप किया है टू स्ट्रेंथन द वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन। मतलब कि स्पोर्ट्स एजुकेशन की क्या वैल्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स किस तरह से खेलना चाहिए, किस तरह से हमने इलीगल एक्शंस, इलीगल चीज़ें नहीं करनी है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्समैनशिप किस तरह से डेवलप होंगी। तो ये इन दोनों ने आपस में टाई अप किया है नाडा और NCERT में। तो इस तरह की सोच डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स में, जो बच्चे हैं उनमें इस तरह की सोच लाने के लिए, ताकि क्या हो, जिस तरह से हमारे पास देखो कल भी हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक हमारी स्प्रिंटर है, उनको नाडा ने बैन कर दिया है 10 सालों के लिए। क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि उनकी बॉडी में क्या मिला है? स्टीरॉइड्स मिले हैं या फिर तो जो नाडा है ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो एंटी डोपिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनको कुछ एक पदार्थ होते हैं वो खाने नहीं होते हैं, लाइक स्टेरॉइड्स नहीं लेने होते हैं, या फिर इलीगल जो मटेरियल्स होते हैं वो नहीं लेने होते हैं अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। अपनी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए कई लोग ले लेते हैं ना, तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स हैं वो नहीं लेने होते हैं। तो वो चेक करती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर किसी की बॉडी में इस तरह का नशीला पदार्थ पाया जाता है तो उस बंदे को पर्टिकुलरली क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है। तो ये नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है 24 नवंबर 2005 को बनाई गई थी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। तो मैंने इसका ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया है कि लोगों को एजुकेट करना, रिसर्च करना, स्पोर्ट्स पर्सन को एजुकेट करना, रिसर्च करना, ताकि वो जो डोपिंग मटेरियल्स हैं उनको ना यूज़ करें, एंटी डोपिंग जो मटेरियल्स हैं उनको ना यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा नशे से दूर रहें, स्टीरॉइड से दूर रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है? नाडा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल है रितु सेन। अब NCERT के बारे में जानते हैं। NCERT का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपको पता है NCERT की बुक्स काफ़ी ज़्यादा है। आप यूपीएससी या किसी भी टेस्ट की तैयारी करते हो तो NCERT कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मतलब कि पूरी की पूरी इंडिया में हमने क्वालिटी एजुकेशन लाना है, इनका मेन मोटिव यही है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग द क्वालिटी इन द एजुकेशन। और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है हरिकेश सेनापति। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।